नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़े खबर के साथ करें। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से जुट गई है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है। जून में पीएम मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। यूपी में 3 से 6 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर मेगा तैयारियां की जा रही हैं। देश भर में बीजेपी विशेष जनसंपर्क अभियान भी चलाएगी और खुद पीएम मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब जुट गई है। और ऐसे में प्रचार की कमान खुद पीएम मोदी अपने हाथों में रखेंगे और शुरुआत इसकी उत्तर प्रदेश से की जाएगी। 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है और इसीलिए उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी प्रचार की। हमारे साथ सहयोगी शेखर जुड़ गए हैं। शेखर, 2024 की तैयारियों में जुट गई है भारतीय जनता पार्टी और शुरुआत देखिए उत्तर प्रदेश से होगी। सबसे बड़ा राज्य, 80 लोकसभा सीटें, और क्या यही माना जाए कि इस वजह से शुरुआत उत्तर प्रदेश से हो रही है? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वो भी उत्तर प्रदेश से आता है। वाराणसी उनका संसदीय क्षेत्र है। 2014 और 2019 दोनों बार वो यहीं से सांसद चुने गए और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस लिहाज से उत्तर प्रदेश खासा महत्वपूर्ण हो जाता है। 30 मई से 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी अपने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अभियान का आगाज करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 5 से 6 रैलियां उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित हो गई हैं, जिसके लिए एक रूपरेखा तैयार हो रही है। हाल ही में निकाय चुनाव हुए हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद बीजेपी का टेम्पो काफी हाई है, चाहे संगठन लेवल पे हो चाहे सरकार के लेवल पर हो। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भी बीते सालों में अपनी केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश के तमाम लाभार्थियों को दिया है। 80 लोकसभा सीटों में जिस तरीके से पहली बार में 2014 में 73 सीटें और उसके बाद जिस तरह से 67 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, वो जादुई आंकड़ा छूने में लोकसभा के जो 272 का है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लिहाज से ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है चारुल। और एक चीज और, जब उत्तर प्रदेश में माफ कीजिएगा केंद्र सरकार का अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से जहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, हाल में हमने देखिए कर्नाटक के नतीजे आए हैं, इससे पहले हिमाचल के नतीजे आपने देखे, धीरे धीरे एक जो लहर थी बीजेपी की वो कम होती नजर आ रही है। अब क्या इस लिहाज से ये देखा जाए कि अब बीजेपी को अपनी रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है? क्योंकि आपने देखा कि कर्नाटक में कांग्रेस ने सिर्फ स्थानीय मुद्दों को उठाया, जबकि बीजेपी हमेशा नेशनल मुद्दों के आधार पर ही चुनाव में जाती है। इसलिए लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति बदलने की जरूरत पड़ेगी? देखिए, लोकसभा चुनाव खासतौर से देश की जो व्यापक योजनाएं हैं, देश का जो विदेशों के साथ में संपर्क है, देश की सुरक्षा का मसला है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उठाई जाती रही हैं। विधानसभा का चुनाव निश्चित रूप से लोकल मसलों पर होता है। जो निकाय का चुनाव है वो और ज़्यादा लोकल हो जाता है। इस लिहाज से बीजेपी अगर राज्यों में चुनाव हारी है तो उसके वहाँ के क्षेत्रीय परिणाम भी हैं। हम 2019 के लोकसभा चुनाव को अगर ध्यान में रखें तो हम ये पाएंगे कि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी उस तरह से राज्य में जीत नहीं पाई विधानसभा चुनाव में, लेकिन जो केंद्र का इलेक्शन हुआ 2000 लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसको लेकर के बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया। वो राजस्थान भी है, वो गुजरात भी है, वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकार आई अलग अलग समय पर और बीजेपी का प्रदर्शन केंद्र के चुनाव में किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुआ। बीजेपी ने इस बीच में दक्षिण भारत में भी अपनी पकड़ बनाई है। बड़ी चीज ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का जब 1 साल पूरा हुआ था, यानी 2015 में, उन्होंने जो अपनी पहली रैली की थी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए, वो भी मथुरा के नगला चंद्रभान गांव से की थी। नगला चंद्रभान वही गांव है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का गांव है, जहां से पंडित दीनदयाल उपाध्याय आज जो बीजेपी पूरी अपनी रूपरेखा बना रही है, चाहे अंत्योदय योजना हो, चाहे आखिरी आदमी को पायदान पर खड़े हुए लाभ देने का मसला हो, ये एकात्म मानव दर्शन का उद्देश्य हो, ये सारी चीजें पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दी हुई हैं और उन्हीं के सूत्र के आधार पर बीजेपी की केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो वो आगे बढ़ती है।
चूंकि बीजेपी लगातार चुनावी मोड में रहती है, इस लिहाज से 2024 में जिस तरीके से चुनाव होने हैं जो प्रस्तावित हैं, और अभी जिस तरीके से बीजेपी ने लोकसभा निकाय चुनाव में जीत हासिल की, उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में वो जुटी है और प्रधानमंत्री के कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में लगेंगे। बिल्कुल शेखर, ये भी समझना चाहेंगे आपसे कि देखिए ये तो हमने चर्चा कर ली कि निकाय चुनाव में जिस तरह से बम्पर जीत मिली है, 17 नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है और इस लिहाज से माना जा रहा था कि बीजेपी खासा उत्साहित है उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसके साथ ही 9 साल भी पूरे होंगे और एक ये भी कहा जा रहा है कि एक विशेष जनसंपर्क अभियान भी भारतीय जनता पार्टी शुरू करने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जनसंपर्क अभियान के जरिए बीजेपी अपनी सरकार की उपलब्धियों को लगातार लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी। सभी सांसदों को निर्देश दे दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश में जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, उनको भी निर्देश दिए गए हैं। पार्टी के बूथ लेवल कार्यकर्ता तक को एक बार फिर से मोटिवेट और आगे बढ़ाने के लिए, यानी उसको एक गैरअप करने के लिए इस तरीके के अभियान की ये शुरुआत होगी। एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसमें कई मंत्री ऐसे हैं, कैबिनेट मंत्री भी ऐसे हैं जो बाहरी दलों से आए हैं, और उन दलों से जहां से वो आए हैं और जो उनका विधायी क्षेत्र है, वहां निकाय चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। उसमें शाहजहांपुर है, मथुरा है, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो योगी के अनुसार योगी की कैबिनेट में मंत्री होते हुए भी वो थोड़ा सा एक यहाँ पर लकीर दिखती है, खाई सी दिखती है। उस चीज को पाटने की भी इसमें कोशिश होगी कि जिन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन निकाय चुनाव में ठीक नहीं रहा है, या जहां पर थोड़ा अंतर विरोध है, या जो पार्टी के बागी हो गए उन्होंने भी लुटिया डुबोई है, तो इन सबको एक बार फिर से इकट्ठा करके और चीजों को आगे बढ़ाया जाए, इस तरीके की कोशिश होगी। ये बात सही है कि स्थानीय स्तर पर प्रदेश की राजनीति से लोगों की नाराजगी हो सकती है और स्थानीय स्तर पर लोगों में गुटबाजी हो सकती है, लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का नाम आता है, लोकसभा इलेक्शन का नाम आता है, तो उसके बाद बीजेपी के जो विरोधी हैं या जो उनकी गुटबाजी है वो भी एक सिरे से खत्म करने की कोशिश होती है और सब एक साथ खड़े हों, इस बात का प्रयास होता है। वही प्रयास यहाँ पर दिखने जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया शेखर इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक में बम्पर जीत के बावजूद दुविधा में है कांग्रेस। बड़ी खबर, विधायक दल की बैठक में नहीं हो पाया सीएम का फैसला। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, विधायकों ने सीएम चुनने का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद अब दिल्ली में मंथन चल रहा है कि आखिर कौन होगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। कांग्रेस पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह का भी इसमें बड़ा बयान आया था। फिलहाल अब एक अहम मुद्दा ये रह गया है कि आखिर कर्नाटक में सीएम कौन होगा। कल बेंगलुरु में विधायक दल की बैठक हुई थी और इसमें यह कहा जा रहा था कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा ये स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन अब यह फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पर छोड़ दिया गया है। कांग्रेस पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सभी विधायकों से राय ली गई है, ये कहा गया है जितेंद्र सिंह की ओर से। हम रिपोर्ट बनाकर कांग्रेस अध्यक्ष को पेश करेंगे। विधायक दल का नेता अब अध्यक्ष तय करेंगे, क्योंकि कल देखिए 5 बजे मीटिंग हुई थी, विधायक दल की बैठक हुई थी और ऐसे में कांग्रेस पर्यवेक्षक जितेंद्र सिंह का बड़ा बयान आया है। आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, सीधा ले चलते हैं आपको। आज इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अपना पहला 10वीं और 12वीं का रिजल्ट रिलीज कर रही है। आज इतना बड़ा दिन क्यों है? क्योंकि इस देश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ये एक आमूलचूल परिवर्तन के लिए एक लैंडमार्क है। जैसा हम सबको पता है कि किसी भी देश के विकास में शिक्षा एक बहुत बड़ा योगदान करती है। आज जो सारे देश जिन्हें हम डेवलप्ड कंट्रीज मानते हैं, जिनको हम विकसित देश मानते हैं, अगर हम उनका इतिहास देखने जाएं तो ये वो देश हैं जिन्होंने पिछले 50 साल से, पिछले 100 साल से अपने हर बच्चे को
चाहे वो अमीर परिवार से आता हो, चाहे वो गरीब परिवार से आता हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है। तो चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो फ्रांस हो, इन सब देशों ने अपने बच्चों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी और इसलिए आज ये दुनिया के विकसित देश कहलाते हैं। पिछले 8 साल से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने शिक्षा पे बहुत जोर दिया है। जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी है, हर साल दिल्ली के बजट में शिक्षा का बजट सबसे बड़ा होता है। 25% दिल्ली का बजट हर साल एजुकेशन पे लगता है और इस बजट की वजह से हमने पिछले 8 सालों में देखा है कि चाहे स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टीचर्स ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्स्ट बुक्स की क्वालिटी हो, जो हम बच्चों को यूनिफॉर्म देते हैं, इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और हमने देखा है कि किस तरह से पिछले 3 साल में लाखों बच्चों ने प्राइवेट स्कूल छोड़कर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एडमिशन लिया। हमने ये भी देखा है कि जो भारत के कन्वेंशनल एजुकेशनल बेंचमार्क्स हैं, उनमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने शानदार परफॉर्मेंस किया है। पिछले 5 साल से जो सीबीएसई के क्लास 12 के एग्ज़ाम रिजल्ट्स हैं, उसमें दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। 2018 से आज तक हर साल 90% से ज़्यादा रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रहा है। इस साल भी जब सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट आया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट ना सिर्फ सीबीएसई की नेशनल एवरेज से बेहतर है, बल्कि देश भर के प्राइवेट स्कूलों से बेहतर रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का आया है। देश भर के प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट 87.95% आया, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स का रिजल्ट 91.59% आया, प्राइवेट स्कूल से काफ़ी आगे। लेकिन शिक्षा सिर्फ मार्क्स नहीं होती है और हमने देखा है कि अगर आप इंडियन एजुकेशन सिस्टम को देखने जाइए तो सबसे ज़्यादा जोर, जिसे हम कहते हैं रोट लर्निंग या रट्टा मारने पे होता है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में एग्ज़ाम देने का मतलब है कि जिसने ज़्यादा अच्छा रट्टा मारा उसको ज़्यादा नंबर आते हैं। और यही कारण है कि जो भारत में, पूरे देश में जो हमारे हाई क्वालिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग लेते हैं, क्योंकि उन्हें हमारे एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम पर, एग्जिस्टिंग एग्जामिनेशन सिस्टम पर और उनसे आने वाले मार्क्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मार्क्स तो सिर्फ रोट लर्निंग या रट्टा मारने के आधार पर आते हैं। लेकिन अगर हमें भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है, तो जो बच्चे हमारे स्कूलों से निकल रहे हैं। जेसीसीए क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया है। प्लैटिनम कैटेगरी में ब्लैक ईगल और एल्गो रॉयल के बीच मुकाबला हुआ। ब्लैक ईगल में ये मुकाबला जीता, वहीं गोल्ड कप कैटेगरी में अल्फा वॉरियर और वृंदा क्लब क्रिकेट के बीच ये मुकाबला हुआ। वृंदा क्रिकेट क्लब ने गोल्ड कैटेगरी में मुकाबला जीता, वहीं सिल्वर कप कैटेगरी में चार्टेड 11 और द वॉरियर्स के बीच मुकाबला हुआ, जहां द वॉरियर ने यह मुकाबला जीता। बता दें कि कई कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोग इस क्रिकेट टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। 8 महीने से चल रहा ये टूर्नामेंट में 144 मैच हुए। आयोजक तरुण ने बताया कि खेल के साथ फिटनेस एक अहम चीज है और इसी उद्देश्य से हर साल ये टूर्नामेंट कराया जाता है। बचना चाहिए यारो। ये कॉर्पोरेट क्रिकेटर्स के लिए एक मंच हमने प्रोवाइड करने का यहाँ पे इस जेसीसी के थ्रू एक थोड़ी छोटी सी कोशिश की है, ताकि हमारे कॉर्पोरेट क्रिकेटर्स को एक प्लेटफॉर्म दे सके। तो इस क्रिकेट के लिए ये है कि कॉर्पोरेट क्रिकेटर्स को प्रॉपर एक तरह से हम एक फ्रेटर्निटी के रूप में देखते हैं। तो आगे हम और जेसीसी 3 का आयोजन करेंगे, तो जिसमें और 12 टीमों को पार्टिसिपेट करेंगे और इसी तरीके से एक साल भर का लीग और फिर फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी चलेगी।
एक्चुअली आज JCPL सेकंड सीजन का समापन हुआ, जो ये सीजन 8 महीने से पिछले 8 महीने से चल रहा था। हर टीम ने 21 मैचेस खेले थे विरोधी टीम के अगेंस्ट। तो आज 3 कैटेगरी के फाइनल्स आयोजित किए गए। प्लैटिनम कप के विजेता ब्लैक ईगल्स टीम रही और रनर्स अप एल्गो रॉयल्स टीम रही, और गोल्ड कप के विजेता अल्फा रॉयल्स टीम रही है, और उप विजेता वृंदा क्रिकेट क्लब रही है, और सिल्वर कप के विजेता द चार्टर्ड 11 रही है, और उप विजेता द वॉरियर्स रही है। हमारे कॉर्पोरेट क्रिकेटर हैं जो मतलब काफी अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, जिनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए, एक अच्छी और एक साफ सुथरी क्रिकेट चाहिए, उनके लिए हमने एसोसिएशन बनाई है और यहाँ पे हम लोग 12 टीमों को एंट्री देते हैं। अभी हम कोशिश करेंगे कि इस 12 एंट्री को 16 तक लेके जाएं और अच्छे अच्छे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के जो ग्राउंड्स हैं, जैसे रोहित भैया का जयपुरिया ग्राउंड है और पंकज भैया का जो PS ग्राउंड है, डागा जी का जो सोइल फील्ड है, ये इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स हैं। यहाँ पे हमारा मैचेस होते हैं और कोई भी सब स्टैंडर्ड ग्राउंड हम लोग नहीं लेते हैं और पूरी फैसिलिटीज हम कोशिश करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल की दी जाए। इस बार हमने नया, जितने भी हमारे फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो एक नया हमने एंगल ऐड किया कि अगर किसी को इंजरी हो जाए या कुछ हो जाए तो वो चीज उसको देखते हुए भी हमने, और जो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस का पार्टनर है केयर, तो हम लोग मतलब ये चाहते हैं कि भाई लोग हेल्थी रहें और खेलें।